गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो होगा वाटर ट्रांसपोर्ट। इससे पहले कि 3 वीडियोस में हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लैंड ट्रांसपोर्ट और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का एक्सप्लेनेशन पार्ट को डिस्कस किया जाएगा और इसके साथ ही जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसको भी डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी, और इसके साथ ही पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी है, इसको भी इसी वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। वीडियो में एक्सप्लेनेशन थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा होने के कारण 3 वीडियो में कंप्लीट किया गया है, और ये एक रिवीजन फॉर्म का वीडियो है। अपना चैप्टर गो थ्रू करने के बाद उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि मैक्सिमम आप इसमें अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और जो भी आपके डाउट्स होंगे चैप्टर में से वो क्लियर हो सकें। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था, वाटर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। जो सी रूट्स थे, सी रूट्स को बेसिकली हम 7 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। 7 सी रूट्स आर देयर, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आज के टाइम में किस हिसाब से जो सी और ओशनिक रूट को यूज़ किया जा रहा है फॉर बल्कि गुड्स मूवमेंट के लिए, और मॉडर्न टेक्निक्स जो इसमें यूज़ की जा रही हैं शिप्स में, स्टीमर, बोट्स में, सो दैट के प्रोडक्ट को स्मूथली और विदाउट स्पॉइलिंग किसी दूसरे हिस्से में भेज के प्रॉफिट लिया जा सके। ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट सी रूट्स जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा बीजीएस सी रूट है। ये आपको बोलेंगे नेम ऑफ द बीजीएस सी रूट इन द वर्ल्ड, तो नॉर्थ अटलांटिक आंसर आने वाला है। अनदर वन में इसको बिग ट्रंक रूट भी बोलते हैं। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि डेवलप्ड कॉन्टिनेंट ने इनको सराउंड किया हुआ है। तो जब डेवलप्ड कॉन्टिनेंट से सराउंड किया हुआ है तो वहाँ पे इसकी इम्पॉर्टेंस होना लाजमी है। अनदर वन इज़ काफ़ी पोर्ट और हार्बर फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अनदर वन साउथ अटलांटिक सी रूट है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था, बिटवीन यूरोप और अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन पार्ट में। एंड कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हों, ऑलरेडी मैप आप देख सकते हो सेकंड वीडियो में। एंड काफ़ी लिमिटेड पॉपुलेशन है, और अनदर लेस डेवलपमेंट है साउथ अमेरिका में और अफ्रीका वाले पार्ट में, इसलिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक इस रूट के ऊपर नहीं होता है। ठीक है। एंड ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में मैंने कॉफ़ी का एग्जांपल दिया, और क्यूबा के हिस्सों में कुछ मैंने शुगर केन का एग्जांपल दिया, और मैंने पम्पास ग्रासलैंड बोला। तो वो सारे एरियाज़ में जो भी एक्टिविटी होती हैं, उन एक्टिविटी के थ्रू जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होंगी वो दूसरे एरिया में भेजी जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ पोर्ट्स हैं, रियो डी जेनेरियो, केप टाउन साउथ अफ्रीका का, एंड तो अब साउथ अमेरिका के कुछ पोर्ट्स हैं उनको ज्वाइन किया जाता है। जी, आगे मेडिटेरेनियन जो इंडियन ओशन सी रूट है, मेडिटेरेनियन ओशन सी रूट जो जहाँ दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट किया जाता है थ्रू सुएज कैनाल, और ये बताया हुआ है बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल। जब नहीं बनी थी तो पूरा केप ऑफ गुड होप अफ्रीका पूरा घूम के जाते थे। ठीक है, एंड तो उसकी वजह से ज़्यादा डिस्टेंस तो होता था, टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा था, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो कंट्रीज़ थे इससे अपना जो एक हम कह सकते हैं बेनिफिट लेते थे। ओके, एंड पोर्ट सैड टू एडन टू मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज़ इसके थ्रू कनेक्ट होते थे। लेकिन जैसे सुएज कैनाल की कंस्ट्रक्शन हुई उसके बाद जो डिस्टेंस है बिटवीन मेडिटेरेनियन सी टू अरेबियन सी काफ़ी कम हो गया, एंड थ्रू मेडिटेरेनियन सी पूरे यूरोप के साथ ट्रेड करना इजी हो गया। इस कैनाल को ज़्यादातर, इस रूट को ब्रिटिश ने बहुत यूज़ किया है अपने डेवलपमेंट में, तो इसलिए इसको बोल देते हैं जैंगुलर वेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये सुएज कैनाल को बोला जाता है, मतलब बाय द ब्रिटिश। ओके, एंड टोटल 6400 किलोमीटर का टाइम डिस्टेंस कम हो गया बाय सुएज कैनाल रूट। केप ऑफ गुड होप रूट है, केप ऑफ गुड होप रूट अफ्रीका के आसपास से ही है। तो ये अफ्रीका का, जैसे मैं आपको ये मैप बता दूं, यहाँ पे सपोज़ आपने यहाँ से ट्रेडिंग करना है तो पूरा अफ्रीका आपको क्रॉस करके तब यूरोप के अंदर जाना पड़ता था, तो इस रूट को बोलते थे केप ऑफ गुड होप रूट।
केप ऑफ गुड होप रूट। इसका नाम केप ऑफ गुड होप रूट इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि इस केप से ही यहाँ पे एक पोर्ट का नाम है जिसका नाम है केप टाउन, आप याद रख सकते हो केप टाउन। केप होता है टिप, क्या होता है टिप, टिप सदर्न और नदर्न टिप को केप बोल देते हैं, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ऐसे ही नदर्न साइड में नॉर्थ केप है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था नॉर्वे में, वो नदर्न टिप है। और केप हॉर्न है, साउथ अमेरिका का सदर्न टिप है, ठीक है। ऐसे कुछ केप्स आर देयर, उन चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो केप ऑफ गुड होप जो सी रूट है, मतलब जब केप के थ्रू आप केप के अराउंड घूम के पूरा किसी एरिया में ट्रेड करते हो, ठीक है। और ये ज़्यादातर केप ऑफ गुड होप रूट है, ये इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को। एंड जिसमें साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक एक्टिविटी बहुत हाई एडवांस है इस एरिया में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ से चीज़ों को यूरोप में भेजा जाता है थ्रू दिस रूट, ओके। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, मैंने ऑलरेडी ये मैप में करवाया हुआ है, आप देख सकते हो। इसके बाद भी मैप में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो पोर्ट थे इस एरिया के, वो वैनकूवर है, सियाटल है, वैनकूवर कनाडा में पड़ता है, सियाटल यूएसए में है, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को ये सारे यूएसए के हैं, लॉस एंजलिस है। इंपॉर्टेंट पोर्ट एशियन साइड के ऊपर योकोहामा जापान में है, कोब एंड उसके बाद शंघाई चाइना, हांगकांग चाइना, मनीला फिलीपींस, सिंगापुर जो आपको एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। और इन सभी कंट्रीज़ के बीच में और पोर्ट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। एंड सेवरल रूट्स हैं, होनोलुलु का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। एक फ्यूलिंग पॉइंट है, इसको हम फ्यूलिंग पॉइंट बोल सकते हैं और रिपेयरिंग पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे ज़्यादा लंबा टाइम यदि जर्नी शिप ने मतलब करनी हो तो वहाँ पे रास्ते में एक फ्यूलिंग पॉइंट आता है जहाँ पे फ्यूल, रिपेयरिंग, मशीनरी चेक की जाती है एंड ऑल, ओके। एंड ये बताया गया कि किस हिसाब से इस रूट की वजह से जो डिस्टेंस है वो 2480 किलोमीटर कम हो गया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे साउथ पैसिफिक सी रूट दिया है। साउथ पैसिफिक सी रूट ऑस्ट्रेलिया और मैं कह सकता हूँ कि एशिया के, साउथ अमेरिका और एशिया के बीच में है। तो आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सारे कंट्रीज़ इसके बीच में ही आ जाते हैं, ठीक है। साउथ पैसिफिक रूट है। एंड इसमें हांगकांग है चाइना का, फिलीपींस है और इंडोनेशिया है। डिस्टेंस कवर्ड 12,000 किलोमीटर है, सिडनी टू पनामा। यदि आपने सिडनी टू पनामा पहुंचना है तो होनोलुलु इस रूट में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, इस रूट का साउथ पैसिफिक पार्ट का, ठीक है। एंड विल बी शोन इन द मैप इन द लास्ट, ओके। कोस्टल शिपिंग आप देख सकते हो। कोस्टल शिपिंग मीन्स मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि कुछ छोटे शिप्स आर देयर और शिपिंग कैनाल्स आर देयर, ओके। एंड जो स्मॉलर वेसल्स होती हैं, क्योंकि जो छोटे शिप्स होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मूव करते हैं। एंड तो उन टाइप की या उस टाइप की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी जो स्मॉलर वेसल से होती है उनको बोलते हैं कोस्टल शिपिंग, ओके। वन कोस्ट टू अनदर कोस्ट जाती हैं, कम डिस्टेंस कवर करती हैं। और कन्वीनियंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, कंट्री लाइक यूएसए, चाइना और हैविंग लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो जो कंट्री का कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है, जैसे इंडिया का कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ा है, 7517 है। उसके बाद यूएसए का कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ा है दोनों साइड से, ठीक है। चाइना का कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ा है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ा है। तो उन टाइप की कोस्ट लाइन पे ये सारी कोस्टल शिपिंग काम आती है। लॉन्ग कोस्ट लाइन होना चाहिए, ठीक है, एक कोस्ट टू दूसरा कोस्ट। एग्जांपल ये जैसे इंडिया है, इंडिया में आपने कोलकाता से विशाखापट्टनम को चीज़ को भेजना है तो ये कोस्टल शिपिंग में आएगा, कोस्टल शिपिंग। यदि आपने कोलकाता से चीज़ों को ऑस्ट्रेलिया भेजना है तो वो ओशनिक रूट में आएगा। तो ये बस यही फ़र्क है दोनों में, एक लॉन्ग रूट एक शॉर्ट रूट होगा, दोनों ही वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। चलिए अनदर वन इज़, इस पार्ट में मोस्ट सूटेबल प्लेस फॉर द कोस्टल शिपिंग आर शेंजन स्टेट ऑफ इन यूरोप एंड वेयर वन नंबर ऑफ कोस्ट इज़ कनेक्टेड विद द अदर बाय द ट्रांसपोर्ट। ज़्यादातर जो ये सूटेबल प्लेस है कोस्टल शिपिंग के लिए वो शेंजन प्लेस है। एंड इन यूरोप यहाँ पे
काफ़ी एरियाज़ को कोस्टल शिपिंग के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग कैनाल्स, तो कुछ शिपिंग कैनाल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एक ओशनिक और दूसरा होता है इनलैंड। इनलैंड होता है थ्रू रिवर और थ्रू कैनाल के थ्रू जो शिपिंग, मतलब जो शिपिंग होगा, ट्रेडिंग होगा। ओशनिक मीन्स ओशनिक और सी के थ्रू जो ट्रेडिंग होगा, बड़े रूट्स, ठीक है। अभी हम इनलैंड कर रहे हैं, इनलैंड में रिवर्स और कैनाल के थ्रू होगा, तो उसमें पहले है शिपिंग कैनाल्स। तो टू मेन मैन मेड कैनाल्स बनाई गई थी ट्रेडिंग के लिए, जिसका मेन मोटिव इज़ टू रिड्यूस द डिस्टेंस। एक तो रास्ता कम करना है, एनर्जी सेव करनी है और ट्रेडिंग क्विक करनी है, फास्ट, जिसमें पनामा और सुएज कैनाल दिए हैं। एंड पनामा कैनाल बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में है, साउथ अमेरिका। एंड जो सुएज कैनाल है इट इज़ इन इजिप्ट, अफ्रीका में, वहाँ कंस्ट्रक्ट की गई थी, जो यूरोप और एशिया को आपस में ज्वाइन करती है, यूरोप प्लस एशिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनको लिखते जाइए, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सुएज कैनाल। सुएज कैनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेविगेबल कैनाल है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड अनदर वन इज़ इट कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ ज्वाइन करने वाली कैनाल जो है उसका नाम है सुएज कैनाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। एंड रेड सी के साथ मेडिटेरेनियन सी को ज्वाइन करती है। पहला पॉइंट तो ये बनेगा, ऐसे इसका पॉइंट बना लेना, विल बी मच मोर ईजियर। 1869 में कंप्लीट हुआ, इजिप्ट कंट्री में है। दो इसके पोर्ट हैं जिसके नाम है पोर्ट सैड एंड पोर्ट सुएज, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है ये मैप में, इनको दिमाग में रख लेना। यूरोप ने न्यू गेटवे ढूंढा था इस कैनाल के थ्रू, जो एशिया को कनेक्ट करता है यूरोप से, ओके, दो कॉन्टिनेंट के बीच में। अनदर वन इज़ कोलंबो और लिवरपूल इंग्लैंड में है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कोलंबो इन श्रीलंका। इन्होंने उनके बीच का डिस्टेंस बताया हुआ है कि काफ़ी डायरेक्ट रूट मिला है थ्रू सुएज कैनाल यदि हम इंग्लैंड से श्रीलंका की तरफ ट्रेड करें, ठीक है। केप ऑफ गुड होप रूट के थ्रू काफ़ी डिस्टेंस पड़ जाता था, अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ कंपेयर करवाया था ऐसे। लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट हो जाते हो, डायरेक्ट होने के बाद यू आर इन मेडिटेरेनियन सी और इसके साथ ट्रेडिंग करते हो, कहीं आपको ये पूरा घूम के जाना पड़े। तो यहाँ इसके कैनाल के बनने से क्या हो गया, टाइम सेव काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। एंड यदि हम इस सी लेवल और जो कैनाल का बात करें तो इसमें लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें ना पानी का लेवल बहुत लो है, लो लेवल ऑफ वाटर के कारण ना सुएज कैनाल के अंदर लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम में क्या होता है कि पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए पूरी कैनाल को ना छोटे छोटे पार्सल्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 पार्सल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और शिफ्ट वाइज शिप को आगे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे पानी का लेवल अच्छा किया गया, मतलब लेवल किया गया मेंटेन्ड, तो शिप यहाँ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट किसी ब्रांच से पानी को यहाँ सप्लाई किया जाएगा, पानी का लेवल बराबर किया जाएगा, शिप को आगे शिफ्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पानी का लेवल जहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे, तो डिफरेंट लॉक्स में पूरी कैनाल को डिवाइड किया गया और शिप मतलब टाइम बाय टाइम आगे शिफ्ट किया जाता है। फिर पीछे साइड से पानी निकाल के यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, तो लेवल मेंटेन्ड होगा तो शिप आगे निकलता है, ठीक है। तो इसमें लॉक सिस्टम है, तो लॉक सिस्टम इसकी यूनिक फीचर है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 160 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है और 11 to 15 मीटर डीप है। इसको और डीप करने का काम चल रहा है, ठीक है। एंड हैवी टोल्स हैं एंड मतलब इसमें जो ज़्यादातर डिले पार्ट मतलब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि नैरो है और सिंगल जो शिप जाता है तो काफ़ी शिप को काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है। तो कई लोग जो प्रेफर है वो केप ऑफ गुड होप रूट से भी कर लेते हैं, क्योंकि हैवी टोल है, टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा हाईली यूज़ करने वाली कैनाल है, क्योंकि 2 कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करती है। तीसरा कॉन्टिनेंट जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी इस कैनाल के थ्रू ही यूरोप से ट्रेड करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट
इसका एग्जाम मतलब जो एक्सप्लेनेशन है। पनामा कैनाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अटलांटिक को पैसिफिक के साथ ज्वाइन करती है, बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में है। एंड यूएस गवर्नमेंट ने इसको कंस्ट्रक्ट किया और मेंटेन भी वही कर रही है। पनामा अस्तूमिस को कट करके पनामा सिटी और कॉलन दोनों को ज्वाइन किया गया। ये दो इसके टर्मिनल स्टेशन है, पूछे जाएंगे पोर्ट। एंड 72 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 12 किलोमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, इसमें लॉक सिस्टम है, 6 लॉक सिस्टम है। एंड शिप क्रॉस करते हैं डिफरेंट लेवल तक, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैंने बता दिया था। एंड ये क्यों? बिकॉज ऑफ नैरोनेस ऑफ दिस कैनाल। ठीक है, एंड मेन सिग्निफिकेंस इस कैनाल का क्या है कि इसने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच में अप्रॉक्सीमेट 13,000 किलोमीटर का डिस्टेंस सेव कर दिया है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, जैसे एग्जांपल है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ कि यहाँ पे न्यूयॉर्क, यहाँ सैन फ्रांसिस्को है। इनके बीच में यदि डिस्टेंस हम देखें तो बाय डायरेक्ट रूट वाटर तो हो नहीं सकता, तो एयर रूट है और रेलवे रूट है, तो वो कॉस्टली पड़ता है। यदि बाय वाटर आपको कोई ज़्यादा मटेरियल को भेजना है तो आपको पूरा साउथ अमेरिका क्या करना पड़ेगा, यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट एक कैनाल बना दी गई है जिसका नाम है पनामा। तो अभी आपने सैन फ्रांसिस्को कोई शिप भेजना है तो यहाँ से एंटर करेगा कैनाल में और सीधे हो जाएगा अटलांटिक, उसके साथ वो ट्रेडिंग करेगा। तो इट मीन इतना जी सारा डिस्टेंस सेव हो गया। कितना जी? अराउंड 13,000 किलोमीटर। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसको दिमाग में रख लेना। ओके, नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस है बिटवीन वेस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल यूएसए, ये सारी एरियाज में और इनको कनेक्ट करने में इस कैनाल का काफ़ी बड़ा रोल है, जिसने सभी कॉन्टिनेंट और एरियाज़ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको शॉर्टेंड कर लिया। ठीक है, आगे इनलैंड वाटरवेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। इनलैंड वाटरवेज कुछ रिवर्स के ऊपर होता है, रिवर, कैनाल, बैक वाटर्स, ठीक है, क्रीक, लेक्स, जब उनको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं उसको बोल देते हैं इनलैंड वाटर वेज। ठीक है, और यहाँ पे भी बड़े बड़े जो बोट स्टीमर्स को यूज़ किया जाता है टू कैरी द पैसेंजर एंड कार्गो शिप्स, मतलब जो मटेरियल लेके जाते हैं वन एरिया टू अनदर एरिया। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो हुई है इनलैंड वाटरवेज की, वो नेविगेबिलिटी के लिए हुई है। विड्थ, डेप्थ, चैनल, सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। इसको दिमाग में रख लेना। आपको ये पूछेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इनलैंड वाटरवेज, क्या क्या चीज़ें चाहिए नेविगेबिलिटी के लिए। एक तो पहले विड्थ चाहिए, दूसरा डेप्थ ऑफ द चैनल चाहिए, फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसमें, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, एंड जिसके थ्रू हम हैवी गुड्स को, कार्गो, सीमेंट, टिम्बर, मेटालिक ओर वगैरह इनको मूव कर सकते हैं वन एरिया टू अनदर एरिया। ठीक है, लेकिन कुछ रिवर्स को मॉडिफाई करके वहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस के कारण उनको नेविगेबिलिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेविगेबिलिटी मीन्स उनको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है। उसकी कुछ एग्जांपल्स आर देयर। ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में, लास्ट वीडियो में, जिस सारे एरियाज़ को मैप में मार्क किया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, एंड इसमें यदि हम बात करें राहाइन वाटरवेज, तो राहाइन वाटरवेज जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन को ज्वाइन करता है। पहले राहाइन का लोकेशन कहाँ है, यूरोप में है, और यूरोप के, इसको हार्ट ऑफ यूरोप बोलते हैं। यूरोप की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस रिवर का नाम है राहाइन वाटरवेज। ये बेसिकली 3 कंट्रीज़ को ज्वाइन करता है। उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद है नीदरलैंड, और लास्ट वन है जर्मनी। विच वन? जर्मनी। तो ये 3 कंट्री हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके 2 पोर्ट के नाम याद रख लेने हैं, टर्मिनल स्टेशन। ये रोटरडैम टू बेजल, रोटरडैम टू बेजल को ज्वाइन करता है। बेजल जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है और जो रोटरडैम है वो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। तो दोनों एरिया को ये ज्वाइन करता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है क्योंकि सभी जो एरियाज़ हैं 3 के 3 कंट्रीज़ और बड़ी मार्केट्स जो हैं सारे डेवलप्ड एरियाज़ की हैं। तो इसलिए जितना डेवलप्ड एरिया होगा वहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ द गुड्स ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, एंड जहाँ पे जर्मनी है, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये 3 मेन कंट्री हैं। फ्रांस इज़ आल्सो देयर, एंड नॉर्थ अटलांटिक सी रूट में अंदर आता है। ये रिवर
जर्मनी के थ्रू फ्लो करता है नीदरलैंड तक, मैंने ऑलरेडी बता दिया 700 किलोमीटर रोटरडैम, और इट्स माउथ टू द नीदरलैंड टू द बेजल इन स्विट्जरलैंड। मैंने ऑलरेडी आपको इसका बिगनिंग और एंड बता दिया। ओके, जो एक और इम्पॉर्टेंस, रहाइन वाटरवेज सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है रूहर एक इंडस्ट्रियल रीजन है जो जर्मनी में पड़ता है। यहाँ पे आयरन एंड स्टील बहुत हाई स्केल पे होती है। आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, मतलब जर्मनी की 80% आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन रूहर से होती है। ठीक है, अभी इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग एरिया, इंडस्ट्री वाला एरिया है, और वहाँ से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की, उसको रहाइन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है वन एरिया टू अनदर एरिया। ठीक है, रूहर इज इन जर्मनी, और जर्मनी में ही ये रिवर है रहाइन, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट दिया हुआ है जर्मनी में, उसका नाम है डॉजल फोर्ट। ठीक है, एंड एक और पोर्ट है हम्बर्ग, ये भी याद रखना, हम्बर्ग एंड डॉजल फोर्ट, ये 2 पोर्ट्स आर देयर। ठीक है, एंड काफ़ी हाईली यूज्ड है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं दिनूब वाटरवेज। ऑलरेडी मैंने बता दिया था दिनूब के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। दिनूब वाटरवेज ज़्यादातर आपको, इसका ब्लैक फॉरेस्ट है एंड काफ़ी कंट्रीज़ में ये फ्लो करता है दिनूब, एंड यूरोप और नेविगेबल अप टू तरुणा 7। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जैसे वीट, मेज, टिम्बर, मशीनरी, और ज़्यादा दिनूब रिवर ना आपको ईस्टर्न यूरोप में मिलता है। ईस्टर्न यूरोप, इसको मार्क कर लेना, ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, अनदर वन वोल्गा की ज़्यादातर लोकेशन बच्चे रशिया में है, याद रखना, एंड नेविगेबल है, 11,200 किलोमीटर लेंथ है इसका, एंड ड्रेन अप टू कैस्पियन सी। शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, कहाँ पे है, कहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज करता है एंड ऑल, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मॉस्को, जिसको ये कनेक्ट करता है, और ब्लैक सी थ्रू वोल्गा मॉस्को कैनाल। ठीक है, वोल्गा मॉस्को कैनाल को भी ये वाटर सप्लाई करता है, एंड वोल्गा डॉन कैनाल है, ये 2 कैनाल इस रिवर से ही अपना पानी का सप्लाई लेती हैं और फर्दर एरिया में इरीगेट करती हैं और नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, कुछ और कैनाल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ग्रेट लेक, सेंट लॉरेंस सीवे है, ये बेसिकली कनाडा वाले पार्ट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, और सेंट लॉरेंस नाम है इसका, एंड सू कैनाल और वेललैंड कैनाल। ठीक है, ये ग्रेट लेक्स के साथ कनेक्टेड हैं नॉर्थ अमेरिका में, एंड ग्रेट लेक बेसिकली टोटल 5 ग्रेट लेक हैं नॉर्थ अमेरिका में, जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के बीच में। उनका नाम है सुपीरियर, ओरिनो, एरी, ओंटारियो, मिशिगन। ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, इनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। एंड ये इनलैंड वाटरवेज बनाती हैं। ठीक है, 2 इनलैंड वाटरवेज हैं, उसमें एक मिसिसिपी है, दूसरा जो है सेंट लॉरेंस है। ठीक है, अ यूनिक कमर्शियल वाटरवेज है नदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का, एंड एस्चुरी ऑफ सेंट लॉरेंस बनी हुई है अलॉन्ग विद द ग्रेट लेक, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इसके ऊपर, सेंट लॉरेंस के ऊपर, एक डलथ है, एक बुफेलो है। ठीक है, बुफालो। इसके बाद ऑल फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे हार्बर हैं, उसके बाद लार्ज ओशन और जो गोइंग वेसल्स वगैरह हैं, जो वी कैन से मॉन्ट्रियल जो कनाडा की एक साइट है, वहाँ पे इसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं। मॉन्ट्रियल काफ़ी बड़ी एक मार्केट भी है और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन भी है उस एरिया का। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्ट इज आल्सो देयर, उस चीज़ को आप दिमाग में रख सकते हो। ओके, मिसिसिपी है, मिसिसिपी रिवर ऑलरेडी मैप में दिखाया गया था लास्ट वीडियो में। मिसिसिपी इज़ इन यूएसए में है, और ये आगे जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना वाटर डिस्चार्ज करता है। ये यूएसए के, इसको यूएसए का हार्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब यूएसए के बिल्कुल मिडिल पार्ट में ये पास करता है, एंड बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जिनको इस रिवर के द्वारा इरीगेट किया जाता है। ठीक है, उसमें मिनेपोलिस जो एरिया है वहाँ तक इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन दिखाई देता है। ठीक है, एक बार मैं मैप में सारी चीज़ों को लोकेट कर दूं ताकि दोबारा से वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं। जी, ये जो मैं आपको रूट बताए थे, रूट को मैं थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर दूं। ये पहला रूट जो है यहाँ पे इस साइड से शुरू करते हैं हम, ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में यहाँ पे ये एशिया है और ये नॉर्थ अमेरिका है। इनके इन बिटवीन
जो ये सारे सिंघाई, हांगकांग, इस योकोहामा, सिंगापुर, ये किस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं विद और कनेक्टेड हैं विद नॉर्थ अमेरिका। वैंकूवर है, सैन फ्रांसिस्को है, उसके बाद पनामा है, ठीक है, इनके साथ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये मैंने हॉनोलुलु ऑलरेडी पोर्ट बता दिया था, इसको नॉर्थ पैसिफिक बोलते हैं। एंड ये नॉर्थ वाला है, इसको साउथ बोलते हैं। साउथ में क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यहाँ पे देख सकते हो, न्यूजीलैंड, इसके साथ ही साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे इनके साथ जो कनेक्शन होगा और ट्रेडिंग एक्टिविटी और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा, जिसमें सिडनी है, मेलबॉर्न है, ऑकलैंड है, दे आर शिफ्टिंग द मटेरियल टू द साउथ अमेरिकन कोस्ट। यहाँ पे वेल प्रासो के थ्रू ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी और इसको हम बोल देते हैं साउथ पैसिफिक ओशनिक रूट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक की। नॉर्थ अटलांटिक ये है इस साइड, तो ये नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोप। यूरोप का कौन सा साइड है, वेस्टर्न, ऑलरेडी ये दिया हुआ है सारा, और अफ्रीका का नॉर्थ वाला पार्ट इनके इन बिटवीन है। तो आप यहाँ पे पोर्ट देख सकते हैं सारे, बैटल हार्बर है, न्यूयॉर्क है, पनामा है, न्यू ऑरलैंड्स है। तो ये सारे जो सी पोर्ट्स हैं आर कनेक्टेड विद यूरोप, लंदन के साथ, हम्बर्ग, यहाँ पे डजलफोर्ड भी मैंने यहीं पे बताया था, एंड न्यूयॉर्क से ये केप टाउन के साथ भी कनेक्टेड हैं बाय यूजिंग द नॉर्थ अटलांटिक रूट, ठीक है। काफ़ी बिजिएस्ट रूट है और इसी को बिग ट्रंक रूट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाना बच्चे, तो काफ़ी बेनिफिट देने वाली हैं। अनदर वन, यदि हम बात करें साउथ अटलांटिक की, साउथ अटलांटिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ओशनिक रूट है। तो यहाँ पे साउथ अमेरिकन पार्ट यहाँ देख सकते हो इस साइड, एंड ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका, एंड अफ्रीका का भी वेस्टर्न पार्ट दिया है, जिसमें केप टाउन सबसे मेन है। उसके बाद डर्बन जहाँ दिया हुआ है, एंड अनदर वन इज़ मॉन्टेविडियो है। मॉन्टेविडियो के साथ रियो जेनेरियो है, एंड बिलेम और कॉलन। तो ये पोर्ट्स जो दिए हुए हैं दैट आर कनेक्टेड विद द केप टाउन और विद द लंदन, ठीक है। और बेलम विद रियो, रियो विद मॉन्टेविडियो। तो ये आपस में कोस्टल शिपिंग भी करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ में भी मटेरियल को सेंड करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रूट ऑफ साउथ अटलांटिक रूट, ओके। नेक्स्ट वन है मेडिटेरेनियन टू अरेबियन सी और इंडियन ओशन रूट। तो ये है इंडियन ओशन इस साइड, ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी। तो इसको सुएज कैनाल के थ्रू जाना है। तो इट मीन्स यहाँ से देखिए सुएज कैनाल के थ्रू आप एंटर करते हो, यहाँ पे सुएज कैनाल है और यहाँ मेडिटेरेनियन सी में आगे और पूरे यूरोप के साथ ट्रेड करते हो। इसको हम बोल देते हैं इंडियन ओशन सुएज कैनाल रूट, ओके। नेक्स्ट वन जो मैंने बताया था आपको, केप टाउन और केप ऑफ गुड होप रूट। केप ऑफ गुड होप रूट है विच कनेक्ट द एशिया, ये एशिया है, ओके, विद यूरोप, यूरोप के साथ। मतलब जब सुएज कैनाल नहीं बनी थी यूरोपियन एक्सप्लोरेशन के टाइम, तब क्या होता था, सारा ट्रेडिंग जो था वो कहाँ होता था, केप ऑफ गुड होप रूट के थ्रू। मतलब पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि इस एरिया में मोम्बासा, ठीक है, ये डरबन वाले एरियाज़ में, और यहाँ केनिया, सोमालिया, पायरेट्स बहुत ज़्यादा थे, लूटिंग, रॉबरी, क्राइम, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो फॉर सिक्योरिटी के लिए और इन चीज़ों से बचाने के लिए, नुकसान से बचने के लिए यहाँ पे जो कनाल बनाई गई जिसका नाम था सुएज कनाल। इसके 2 टर्मिनल स्टेशन थे, पोर्ट सैड टू पोर्ट सुएज। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ओके। आगे इसी रूट का, केप ऑफ गुड होप रूट का जो कनेक्शन है ये इनके साथ भी आप देखिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया जब यूरोप के साथ ट्रेड करना चाहता था तो यहीं से ही इस कैनाल को यूज़ करता और यहाँ से वो कहाँ सीधे यूरोप में एंटर हो जाता, यहाँ पे देख सकते हो। नहीं, दूसरा ऑप्शन उनके पास था कि यहाँ से मेलबॉर्न से पूरा अफ्रीका घूम के जाएंगे। तो केप ऑफ गुड होप का जो यूज़ है वो ऑस्ट्रेलिया भी करता था, लेकिन इस कैनाल के बनने से बहुत बेनिफिट हुआ है। एंड एक लास्ट कैनाल जो थी वो कैनाल थी पनामा। तो पनामा कैनाल आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या किया, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच में डिस्टेंस ख़त्म कर दिया। यदि बाय वाटर आपको न्यूयॉर्क जाना है तो पूरा ये साउथ अमेरिका घूम के जाना पड़ता था, लेकिन ये ओल्ड रूट था। लेकिन यहाँ से पनामा सिटी में थोड़ा जो स्थूमिस था उसको कट करके क्या किया गया, सैन फ्रांसिस्को से सीधा जो छोटे स्टीमर्स और जो शिप्स हैं उनको एंटर करवाया जाता है इन्हें अटलांटिक ओशन। अटलांटिक के बाद यू कैन ट्रेड विद दिस न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे कितना 13,000 किलोमीटर टाइम सेव हुआ, मतलब डिस्टेंस सेव हुआ, टाइम तो सेव होना ही होना है। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैप में बता दी गई हैं। सारे आपके
जो मैं कह सकता हूँ पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं और सारे रूट्स इम्पॉर्टेंट हैं। इन रूट के ऊपर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको बनने के चांसेस हैं। किसी एक रूट की करेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं, सभी के सभी रूट्स की करेक्टरिस्टिक्स भी आपको आ सकती हैं, कैनाल की भी आ सकती हैं, और किसी पोर्ट्स का नाम भी आपको पोर्ट का नाम भी आपको वर्ल्ड मैप में पूछा जा सकता है। ठीक है। एंड उसके बाद हम चलते हैं आपके चैप्टर के ऊपर, जिसमें हमने ये सारे जो वाटरवेज थे, ठीक है, उनको किया था। एंड रहाइन, दनूब, ये सारे वाटरवेज भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड के लिए मैं उन कैनाल सिस्टम को और रिवर सिस्टम को थोड़ा बता दूं। ये मिसिसिपी रिवर है, यूएसए में है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है ग्रेट लेक से, ये ग्रेट लेक है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना ये वाटर डिस्चार्ज करता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ये पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी में और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में काफ़ी रोल प्ले करता है, आप यहाँ देख सकते हो। और जहाँ पे मिसिसिपी रिवर अपना डेल्टा बनाता है, जिसको बोलते हैं मिसिसिपी डेल्टा। ओके, एक जो वाटरवेज और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसी पार्ट का, एंड वो उसका नाम है ये यूरोप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें वोल्गा का नाम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वोल्गा इज़ इन रशिया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड वोल्गा का मैक्सिमम रीजन ये कवर करता है, यूराल माउंटेन से जो भी मिनरल हैं उनको कैरी करके शिफ्ट करता है वन एरिया टू अनदर एरिया। बड़े बड़े जो मॉस्को रीजन है उसको ज्वाइन करता है, इंडस्ट्रियल रीजन है, पॉपुलेटेड रीजन है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। उसके बाद रहाइन का हमने जिक्र किया था, जो रहाइन इज़ आल्सो हियर, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रिवर और हाईली यूज़ होता है, ठीक है। एंड कुछ मैंने पोर्ट के नाम बताए थे यहाँ पे। एंड उसके बाद दनूब रिवर वी हैव डन, ठीक है, हम कर चुके हैं। दनूब रिवर ये है, ठीक है। तो दनूब, रहाइन एंड दनूब आप देखिए यहाँ से शुरू होता है। दनूब काफ़ी लॉन्गेस्ट रिवर है इस एरिया का। डॉन, वोल्गा, मॉस्को कैनाल मैंने बताई थी, एंड इन सभी कैनाल्स को आप दिमाग में रख सकते हो। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में है। उसके बिना भी ये थेम्स है, शैनॉन है, ठीक है, सीन रिवर है, लाहौर है, रहोन है, तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जीके के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कुछ वाटरवेज हैं जो कैनाल सिस्टम हम कह सकते हैं, जब वाटरवेज जो यूज़ किए जाते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑलरेडी वीडियो नंबर 2 में एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें एयर ट्रांसपोर्ट की, एयर ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों है? सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, क्विक है। अनदर वन, पेरिशेबल गुड्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो गुड्स जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनको टाइम पर पहुंचाना, ठीक है। अनदर वन, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ठीक है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी हैं। क्या है? सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है, हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अनदर वन, बैड वेदर, मतलब वेदर का काफ़ी ज़्यादा फैक्टर इसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो वेदर इफेक्टेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बट है। उसके बाद यहाँ पे ये ज़्यादा बल्कि गुड्स को नहीं लिया सकता। बल्कि गुड्स मीन्स हैवी वेट गुड्स को नहीं लिया सकता, एक लिमिटेशन इज़ देयर, तो उन गुड्स को ही जहाँ जाएंगी। और हाईली जो प्रीशियस गुड्स हैं उनको कैरी करने के लिए ये टाइप का ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है, और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। और इसके लिए ना आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसलिए ओनली डेवलप्ड रीजन में आपको एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी एडवांस और फास्ट मिलेगा। और ये एडवांटेजेस दी हुई हैं, आप देख लीजिए। वैल्यूएबल जो कार्गो और जो गुड्स होंगी रैपिडली उनको मूव किया जाएगा। अनदर वन, इनएक्सेसिबल एरिया में तो काफ़ी फेमस है, जो रिमोट एरियाज़ हैं, जैसे वो एरिया डिसकनेक्टेड हैं और फॉरेस्टेड एरिया के अंदर हैं, माउंटेन के ऊपर हैं, ओके, ग्लेशियर में हैं, तो उन एरियाज़ में मटेरियल को पहुंचाने में एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें नदर्न कनाडा, साइबेरियन, ठीक है, फ्रोज़न ग्राउंड एरियाज़ हैं, जो हिमालय के कुछ पार्ट्स आर देयर, और ऑल दोज एरिया कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो वो सारे एरियाज़ में एक ही ऑप्शन जो होता है अल्टरनेटिव, वो एयर ट्रांसपोर्ट होता है रैदर दैन बाकी टाइप का ट्रांसपोर्ट, ओके। यहाँ पे जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी कनेक्टिविटी लेके आया है। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंज आया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। एंड ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हुआ है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। एंड जिसने मंथ्स को आवर में और ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया टाइम टेकन में। एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ग्रेट स्ट्रेटजी, जो एडवांटेज जिसकी मिलिट्री और
जो टैक्टिकल कुछ ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे इक्विपमेंट लेके जाने में, एयर स्ट्राइक करना है तो कुछ वॉर जोन्स में तो काफ़ी रोल प्ले कर रहा है जो एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस फील्ड में काफ़ी न्यू डेवलपमेंट भी हुई है, काफ़ी सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको डेवलप किया गया है, जिससे स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हाई स्केल के ऊपर बढ़ी है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं लिमिटेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, काफ़ी कॉस्टली है, बैड वेदर है और इसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वेरी एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके होंगे। बैड वेदर का आप पॉइंट एक दे सकते हो। ठीक है, और कुछ इंटर कॉन्टिनेंटल जो एयर रूट्स हैं, ठीक है, एयर रूट्स जो दिए हुए हैं वर्ल्ड के थ्रू एयरपोर्ट्स, जैसे वाटर पोर्ट्स के थ्रू, और जो एयरपोर्ट्स एयर कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट होगा। तो ज़्यादातर ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा मिलेगा और डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा कनेक्टिविटी कम मिलेगी, जिसमें ईस्ट एंड वेस्ट बेल्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल एयर रूट फाउंड इन नदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न यूएसए, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे एरियाज़ में बहुत वेल डेवलप्ड नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि ये एरियाज़ क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड हैं। जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा वहाँ पे डिमांड विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, और वेदर भी प्लेजेंट है, आपको ज़्यादा वेदर हार्श नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो भी इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सूटेबल, जो वहाँ पे हाईली डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ एयरवेज को सपोर्ट कर रहा है। यूएसए में अकेले में 60% ऑफ एयरवेज जो दुनिया का वहाँ है, वहाँ पे इकोनॉमी रोल प्ले करेगी, वेदर इज़ आल्सो देयर एंड एक्सटेंड इज़ आल्सो देयर, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड ऑफ इन यूएस इज़ मच मोर हायर, एंड परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ द पीपल, लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इंपॉर्टेंट नोडल पॉइंट जो एयर रूट्स के हैं उसको हम जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। न्यूयॉर्क आपको यूएसए में पड़ता है, ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया था। लंदन, तो लंदन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेरिस फ्रांस में है, लंदन इंग्लैंड में है, और पेरिस कैपिटल फ्रांस की है। अमेस्टरडम नीदरलैंड का कैपिटल है, एंड फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पड़ता है। रोम इटली में है। ठीक है, एंड मॉस्को रशिया में है, एंड कराची पाकिस्तान में है, न्यू दिल्ली इंडिया में है, मुंबई इंडिया में है, बैंकॉक थाईलैंड में है, सिंगापुर जो है सिंगापुर कंट्री है ईस्ट एशिया में, टोक्यो जापान, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, लॉस एंजलिस यूएसए, एंड शिकागो। तो ये कुछ नोडल पॉइंट्स आर देयर जो यहाँ दिए हुए हैं, इनको दिमाग में रख लेना। विल बी शोन टू यू इन द वर्ल्ड मैप। ठीक है, बताए जाएंगे। ओके, रीजन लैकिंग एयर सर्विसेज, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एरियाज़ में आपको एयर सर्विसेज लैक मिलती है, मतलब कम मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है, या एब्सेंस है, वो क्यों है। रीजन बिटवीन 10 to 35 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लैटिट्यूड, सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर लिमिटेड एयर सर्विसेज हैं। उसका रीज़न भी दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? लो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत लो है। जब पॉपुलेशन लो होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली लो होने वाली है उस एरिया में। ठीक है, स्पार्स पॉपुलेशन है, और लैंड मास क्या है, लिमिटेड। लैंड मास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लैंड को तो होना चाहिए भाई टू कंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट्स एंड ऑल, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड लेसर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा नहीं है, तो जब लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में एयर सर्विस डेवलप हो ही नहीं सकती, इसको दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं लिक्विड और गैसेस मटेरियल के लिए, लिक्विड एंड गैसेस मटेरियल के लिए। बाकी टाइप के ट्रांसपोर्ट की तरह ये ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन जो है, गुड्स जो मटेरियल दोनों चीज़ों को, लेकिन जो मटेरियल है इट शुड बी इन लिक्विड और इन गैसेस फॉर्म, और एक स्लरी होता है बच्चे, मतलब मिक्सिंग ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, प्रॉपरली सॉलिड नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली लिक्विड भी नहीं होना चाहिए। तो स्लरी प्रोडक्ट को भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सबसे क्विकेस्ट है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है, उसके बाद चीपेस्ट है। ठीक है, सिक्योरिटी है। ठीक है, एंड रेगुलर फ्लो रहेगा, आपको वहाँ पे लेके आने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड से सप्लाई शुरू किया दूसरी साइड वो सप्लाई आ जाएगा। एंड इमेंस इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके दिए हैं। न्यूजीलैंड में ये नाम दिया, देखिए, न्यूजीलैंड पाइपलाइन आर आल्सो यूज टू सप्लाई मिल्क फॉर फार्म टू द फैक्ट्री, क्योंकि न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग बहुत हाई स्केल पे यूज़ किया जाता है। जब डेयरी फार्मिंग हाई स्केल पे यूज़ किया जाएगा तो उस एरिया में इस पाइपलाइन को मिल्क को सप्लाई करने में भी यूज़ किया जाता है, इसको दिमाग में रख लेना। ठीक है, आगे
तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नेम ऑफ द कंट्री इन विच पाइपलाइन आर बीइंग यूज्ड टू सप्लाई द मिल्क आल्सो, तो न्यूजीलैंड विल बी द आंसर। यूएसए में भी डेंस नेटवर्क है पाइपलाइन का, ठीक है, और वहाँ पे ये पाइपलाइन को गैस को सप्लाई करने के लिए वन एरिया टू अनदर एरिया, जो सीएनजी हुआ या एलपीजी या कुछ भी ऐसी गैसेस को मूव करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए या सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी पाइपलाइन वहाँ पे है द बिग इंच, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। यूएसए 17% ऑफ फ्रेट जो पाइपलाइन के थ्रू कैरी करके सेंड करता है, एंड बिग इंच सबसे बड़ी एग्जांपल है, इसको मार्क किया जाएगा, डोंट वरी। एंड विच कैरी पेट्रोलियम टू ऑयल गल्फ ऑफ मैक्सिको टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इसका लोकेशन पक्का याद रखना है, बिग इंच का ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ इसका लोकेशन देखने को मिलता है। और भी कई एरियाज़ हैं यूरोप के, रशिया के और वेस्टर्न एशिया के, जहाँ पे पाइपलाइन को यूज़ किया जाता है, मतलब ऑयल को रिफाइन करने के लिए, वेल टू रिफाइनरी तक, रिफाइनरी से मार्केट तक, ये सारी चीज़ें मतलब यूज़ की जाती हैं। पाइपलाइन काफ़ी एक्सपेंडिंग कर रहा है फास्ट रेट से, एंड तुर्कमेनिस्तान है जो सेंट्रल एशिया का, वहाँ तक पाइपलाइन एक्सटेंड की गई है ईरान से, और आगे चाइना तक लेके जाने का है। और इंडिया ईरान वाया पाकिस्तान एक इंटरनेशनल ऑयल एंड सीएनजी जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो भी इंस्टॉल की गई है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पाइपलाइन में आती है। इंडिया में जो पाइपलाइन का नाम है, इंडिया के अंदर इंडिया की लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है, उसका नाम है HVJ, जो गैस पाइपलाइन है हज़ारिया विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है। तो ये गुजरात को यूपी से कनेक्ट करती है, ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HVJ पाइपलाइन इन इंडिया और बिग इंच पाइपलाइन इन USA, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर दिया जाएगा। आप वेट कीजिए मैप में ही, और मुझे नोडल पॉइंट भी आपको बताने हैं अभी। यदि मैं नोडल पॉइंट पे आऊँ तो नोडल पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ, कौन कौन से नोडल पॉइंट्स हैं एयरपोर्ट्स में। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं, जो आपको नोडल पॉइंट दिए थे, यहीं पे मैं पाइपलाइन भी मार्क करूँगा, तो ध्यान रखिए कहाँ कहाँ पे जगह है। पहले एयर ट्रांसपोर्ट के नोडल पॉइंट कर लें, उसके बाद नोडल पॉइंट में सबसे पहले न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क आपको यहाँ मिलता है। उसके बाद आपको शिकागो है, शिकागो आपको यहाँ ग्रेट लेक के ऊपर मिलेगा। एंड उसके बाद आपको मेनली सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को यहाँ मिलता है। और वैनकूवर है, वैनकूवर आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है इसलिए, ठीक है। एंड उसके बाद यदि मैं आगे जाऊँ तो आगे रियो है, ठीक है, ये मैं रियो लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंड अनदर वन इज़ यूरोप में बात करते हैं तो लंदन है, तो लंदन यहाँ पड़ता है, इस एरिया में लंदन है। देन पेरिस है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन आपका पार्ट आएगा, जर्मनी में बर्लिन है, ये भी एक नोडल सेंटर है, ठीक है। केप टाउन है, केप टाउन यहाँ पड़ता है। एंड उसके बाद आगे है मुंबई और दिल्ली, ये दिल्ली है, न्यू दिल्ली, और यदि यहाँ पे आता है तो मुंबई है, ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। एंड उसके बाद मॉस्को पार्ट है, ये मैं मॉस्को का लिख रहा हूँ। एंड उसके बाद सिंगापुर है, तो सिंगापुर की जो लोकेशन है, बहुत बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं, सिंगापुर की जो लोकेशन है बिल्कुल यहाँ पे इस एरिया में पड़ती है, सिंगापुर एंड मलेशिया, ठीक है। एंड टोक्यो है जापान में। उसके बाद शंघाई है, हांगकांग है, शंघाई थोड़ा ऊपर बनता है यहाँ। एंड उसके बाद मैं जो चीज़ आपको आगे बता रहा हूँ वो है हांगकांग, ठीक है, जिनको साथ में ही सारा लिखते जाना, पहले इरेज हुआ है ये, और वो आप वीडियो पॉज करके उसको लोकेट कर सकते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है, ठीक है। एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कुछ पार्ट हो सकते हैं, जिसमें ये पर्थ है, यहाँ इस साइड सिडनी है, नीचे मेलबॉर्न है, न्यूजीलैंड में कुछ प्लेसेस आर देयर। तो वो सारे नोडल पॉइंट सेंटर हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं, जो पूरे वर्ल्ड के कुछ प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं पाइपलाइन बता देता हूँ, जो इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है वो
एक पाइपलाइन है द बिग इंच, जो बिग इंच पाइपलाइन है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के न्यूयॉर्क तक जाती है। ये इसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन इन यूएसए। और एक पाइपलाइन जो है ईरान टू तेहरान, तो यू कैन सी ईरान यहाँ पे, ईरान बाया पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया के साथ चाइना को कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पाइपलाइन मानी जा रही है। और जो मैंने पाइपलाइन आपको HVJ बोली थी वो गुजरात और टू यूपी। ठीक है, ये HVJ पाइपलाइन है। ऐसे और भी बड़ी पाइपलाइंस आर देयर, लेकिन जो सिलेबस में है आपको उनके साथ ही स्टक रहना है। ठीक है, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस थी जो आपके सिलेबस में हैं। और इसके बाद लास्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन जो दिया हुआ है उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, एंड चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, आप जब अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो दूसरे बंदों के साथ, उनको बोल देते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है पर्सनल, एक होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, पर्सनल होता है बिटवीन टू पीपल, ठीक है, दो लोगों के बीच में, और जिस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना भी हो सकता है। आप फोनिकली बात कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो विल बी पर्सनल। मास मीडिया होगा, मास मीडिया मीन्स जब कोई आपका मैसेज वो ह्यूज नंबर ऑफ पीपल के बीच में सर्कुलेट हो, उसको बोलते हैं मास मीडिया। मास का मीन्स होता है ह्यूज इन अ नंबर, ह्यूज इन नंबर, याद रखना। कम्युनिकेशन जब ह्यूज इन नंबर पीपल के साथ किया जाएगा उसको बोल देते हैं मास कम्युनिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लेना। एंड कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के साथ ही कनेक्टेड है। कम्युनिकेशन में जो भी डेवलपमेंट होगा वो ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट और स्पीडेबल बनाएगा, वो चीज़ आप दिमाग में रख लेना। ठीक है, एंड काफ़ी कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट के अर्ली फेसेस आर देयर, मतलब शुरू में कम्युनिकेशन के कुछ सबसे पहले कुछ एनिमल्स को, बर्ड्स को यूज़ किया जाता था, फिर मैसेंजर जैसे ह्यूमन को रख लिया मैसेज देने के लिए, उसके बाद फिर टेलीग्राफ, टेलीफोन सिस्टम है ना, उनको यूज़ करना शुरू कर दिया गया। और फिर कॉलोनलाइजेशन के टाइम कुछ अमेरिकन वेस्टर्न पार्ट में जो टेलीग्राफ को यूज़ किया गया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक गैजेट था जिसने मैसेज को ट्रांसमिट करने में काफ़ी हेल्प किया। और फिर 20th सेंचुरी में अमेरिका में टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी AT&T उन्होंने मोनोपोली क्रिएट की पूरे USA में, जहाँ पे लैंडलाइन नंबर फ़ोन आना शुरू हो गया, एंड जिससे फ़ोनिकली आप दूसरे पर्सन से बात कर सकते थे, एंड जिसने कम्युनिकेशन की फील्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब कह सकते हो रेवोल्यूशन लेके आए। और आज आप प्रेजेंट टाइम में जो कम्युनिकेशन की जो डेवलपमेंट हुई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रोल प्ले करती है, जहाँ पे अभी सेल फोन्स हैं, लैंडलाइन है, मोबाइल है, जिसको आप विदाउट वायर किसी एरिया में भी लेके जा सकते हो। पहले लैंडलाइन थे, फिर वायरलेस थे, अभी मोबाइल्स उसका फॉर्म आ गया है। और कम्युनिकेशन जो सिस्टम है काफ़ी एडवांस बन चुका है आज के टाइम में, जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं। ठीक है, एंड एग्जांपल दिया हुआ है जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स आ गए हैं, जिससे इंटरनेट का फैसिलिटी, वीडियो कॉल्स है ना, जिसने कम्युनिकेशन के वर्ल्ड्स में थ्रू जीमेल, ट्विटर और मतलब जो आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ऑल, वो सारे इसी पार्ट के अंदर आ जाएंगे, जिन्होंने लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा को वन और विद इन स्पैन ऑफ सेकेंड आप मटेरियल को और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड 1990 में और डिजिटलाइजेशन आया इन्फॉर्मेशन का, जिससे कंप्यूटर का इनोवेशन हुआ और थ्रू कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा गया, जिससे आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हो और आप विद इन सेकेंड दुनिया के किसी भी हिस्से में जो दूसरा पर्सन बैठा है उसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। ठीक है, और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अराउंड 1000 मिलियन पीपल, मोर देन 100 कंट्री से वो इंटरनेट के साथ जुड़े, जिससे बाकी लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया। ठीक है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफ़ी रोल प्ले करता है, वो काइंड का कम्युनिकेशन जिसमें सैटेलाइट काफ़ी रोल प्ले करते हैं, जिसमें फ़ोन इंपॉर्टेंट है। आप फ़ोन या इंटरनेट चला रहे हो तो आप इंडिया में बैठे हुए USA की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, गूगल
और विकीपीडिया के थ्रू, तो वो सारे एरियाज़ किसके थ्रू आएंगे, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी एरिया के बारे में, कोई सैटेलाइट इमेजरी, कोई रिवर, कोई वहाँ के रिसोर्सेस उनके बारे में, तो सारी चीज़ें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कंट्रोल में हैं। स्पेस रिसर्च में काफ़ी रोल प्ले किया, यूएसए और यूएसएसआर ने काफ़ी रोल प्ले किया है सैटेलाइट कम्युनिकेशन को एडवांस करने में। और आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं सक्सेसफुली लॉन्च किए गए हैं, जो अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड घूम रहे हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन को सेंस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जिससे अर्थ के ऊपर जो भी फिनोमेना आकर करते हैं वो सभी को टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, एंड इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो कॉस्ट है, टाइम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो सारी चीज़ क्या हो गई है, कम हो गई है और टाइम सेव होना शुरू हो गया है। ठीक है, एंड उसके बाद सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है इंडिया में, कुछ सैटेलाइट इंडिया में भी जो स्पेस रिसर्च और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को डेवलप किया गया, काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंज आया। और कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हैं, इनको पर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इन अर्ली फेज़ और न्यू फेज़ के ऊपर भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन 1 मार्क्स में हो सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन इंडिया में, इन सभी सैटेलाइट के नाम याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला आर्यभट्टा, देन भास्कर 1, देन रोहिणी, एप्पल, उसके बाद भास्कर जो चैलेंजर इनसेट 1B। तो इनके काम और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते थे, जैसे भास्कर और चैलेंजर इनसेट जो 1B था, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया गया, टीवी के लिए, रेडियो के लिए और वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू, जो टीवी के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू आपको दी जाती है। तो ऐसे कुछ जो सैटेलाइट्स थे जो लॉन्च किए गए इंडिया में टू मेक द कम्युनिकेशन मच मोर इफेक्टिव। ठीक है, एक साइबर स्पेस और इंटरनेट, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, मे बी 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हो सकते हैं। साइबर स्पेस होता है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का ही दूसरा नाम साइबर स्पेस है। आपने कई बार साइबर कैफ़े लिखा हुआ देखा होगा, है ना, तो साइबर मीन्स इंटरनेट। ठीक है, तो साइबर स्पेस इज़ और इंटरनेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड है। ठीक है, जिसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हो, एंड यू कैन एक्सेसिंग द डाटा, यू कैन शेयरिंग द डाटा विद समवन, ओके, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क और विदाउट फिजिकल मूवमेंट। आप बिना वहाँ पे जाए किसी भी एरिया में बैठ के उनके साथ कनेक्ट होकर डाटा इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर सकते हो। और जहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर। रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, सेंडर जो भेजते हैं, शेयर करते हैं, ओके। एंड इस चीज़ को और ये इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए और आप दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए WWW लॉन्च किया गया, वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि वेबसाइट भी होना चाहिए, एक सर्च इंजन को किया गया। एंड उसके बाद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी जो ग्लोबल यूज़र USA से और डेवलपिंग कंट्री से इनको यूज़ करना शुरू कर दिया गया। एंड USA में शुरू में इसका जो शेयर 66% हुआ 1995 में, एंड जो 25 था ओनली 2005 में। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 19th सेंचुरी में ज़्यादा था, लेकिन 2005 में थोड़ा कम हुआ। एट प्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, USA, UK और जर्मनी, जापान, चाइना और इंडिया, वो मतलब पूरी दुनिया में बाकी कंट्री से बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ओके। 2000 में ये बताया हुआ है कि ओवर 2 बिलियन यूजर्स हैं इन 2010 में, जो एक डाटा लिया गया था। और उसके बाद इस साइबर वर्ल्ड ने कुछ नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी और हर तरह के सेक्टर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया गया, जिसके थ्रू ईमेल्स, मैसेज सेंड करने हैं तो ईमेल काफ़ी रोल प्ले करती है। ई का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ई कमर्स मीन्स कुछ आपने शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट एंड ऑल, तो वो सारे ई कमर्स साइट्स हैं। मतलब ई कमर्स मीन्स कमर्स रेफर्स टू मनी। जब आप कोई प्रॉफिट या लॉस वाली एक्टिविटी जहाँ पे मनी का एक्सचेंज हो, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, डिजिटल माध्यम से, उनको हम बोल देते हैं ई कमर्स। ई लर्निंग मीन्स आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, या आप ऑनलाइन क्लासेस में माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू पढ़ रहे हो, या किसी जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ रहे हो, बाईजूस, अनअकैडमी, तो वो सारे क्या हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब आप घर बैठे ही कोर्सेज को परचेज़ किया और वहाँ पे जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके थ्रू आपने वो इन्फॉर्मेशन गेन की, ओके। ई गवर्नेंस, आज के टाइम में बहुत से गवर्नमेंट जो पोर्टल हैं
उनको ऑनलाइन लॉन्च किया जा रहा है और कुछ एप्लीकेशन दी जाती हैं, कुछ ऐप्स दी जाती हैं जिसमें लोगों से रिव्यू लिए जाते हैं, सजेशन ली जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किसमें ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में आती हैं। मतलब आपको फिज़िकली वहाँ पे जाने की बजाय आप घर पे बैठे ही गवर्नमेंट के साथ और अपनी बिजनेस के साथ और लोगों के साथ और एजुकेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो ये सारा काम साइबर स्पेस और इंटरनेट का है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 मार्क्स के बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर, जो मैंने चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, इसको मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। तीनों वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ अपना मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिए। एंड इस वीडियो के द्वारा जो पढ़ाई जाने वाली मेथोडोलॉजी है, यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें ताकि इन वीडियो में और भी इम्प्रूव किया जा सके। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए क्योंकि टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन का जो बेनिफिट है और इस वीडियो का बेनिफिट है टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो बाकी बच्चे भी ले सकें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।